मेरे भाई 2000 के दंगों में हिंदू और मुसलमानों का सबका नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज का सिर्फ एक ही इंसान को फायदा हुआ। बीजेपी तो सरकार में ठीक पहले से यहाँ, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में क्या हुआ कि ये सब चीज की वजह से अपने आप को हिंदू नेता के रूप में सब प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, हिंदूवादी नेता के नेता। मतलब ये सब चीज का फायदा मोदी साहब को हुआ और काफी गुजरात में 2012 में हिंदू का मुद्दा चला था। तो हुआ है ना भाई, अक्षरधाम पे हमला हुआ था, सिविल में कई जगह बरफ्या किरण दास हुए, ये मोदी साहब के उपचार के जो स्टेटमेंट है ना, उसकी वजह से हुए भाई। इमरान जी को उठाने में जो स्टेटमेंट दिया था मोदी साहब ने, वो नहीं बोलने चाहिए। अब पंची खाती हूँ, चीट डालूंगा, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो कोई राजनेता को अच्छे नहीं लगते भाई। ऐसे बॉलीवुड में चलता है। सबसे पहले एक बात बोलूँ, एक इंसान तो 2002 में जो मैंने देखा ही ना, इंसान एक इंसान होने के नाते उसका लाभ लेना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मरने वाले हर लोग एक नाते इंसान थे और उनकी मौत पर अपनी दुनिया देखना एक इंसान को सही नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा लगता है, नेता को अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया। मतलब आज के जो धर्म के ठेकेदार है ना, उनकी मानसिकता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पहले थी ना मनुस्मृति वाली मानसिकता, वही मानसिकता है बीजेपी का। हाँ, क्या दलितों को कभी धार्मिक और सामाजिक समानता नहीं देने की, आरक्षण का देने का। पॉलिटिक्स में जाए तो आरक्षण की सिस्टम के जो मिलना है वो देंगे, लेकिन धार्मिक सामाजिक समानता दलितों को कभी नहीं देंगे, ये मुझे मालूम पड़ेगा। एक बात का मुझे अफसोस है कि मोदी जी ने ना सिर्फ हिंदू नेता के रूप में राज किया है। उसका उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने सबके साथ भेदभाव किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज तक उसका अफसोस तो उन्होंने कभी पीड़ित मुसलमानों के लिए माफी नहीं मांगी। लेकिन मोदी ने अपना जो धर्म है ना, जात धर्म और मानव धर्म नहीं निभाया। उन्होंने सिर्फ अपने हिंदू धर्म को वफादार रहे, इसका मुझे अफसोस है। क्योंकि जो हमारे गुजरात की क्या पहचान है, हमारे गुजरात की पहचान है कि गांधी बाबू की जन्मभूमि और उनके आदर को भी जीने वाला गुजरात, ठीक है। इसके लिए उन्होंने गुजरात की जो अस्मिता है ना, उसको नजरअंदाज किया। उन्होंने वो टाइम पे बहुत गलत किया था, 10 साल बहुत आरोप लगे थे देश विदेश में। अब मोदी साहब ने उसका क्या स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है। 5 करोड़ की जनता का गुस्सा, और वो 5 करोड़ की जनता का गुस्सा आपको मेरी तस्वीरों में दिखता था और इसीलिए तस्वीर ज्यादा वायरल हुई, ज्यादा फेमस हुई। लेकिन 5 करोड़ का पति कभी यहाँ बैठा है भाई, वो भी दुनिया को दिखाओ। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मयूर जानी और आज हम एक सज्जन से मिलने के लिए आए हुए हैं। और हमारे आने से पहले बहुत सारे जो हमारे इंडिपेंडेंट मीडिया वाले लोग हैं या जो सैटेलाइट चैनल वाले लोग हैं, वो भी इनको जो है उनका समय दिन पर ले रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। कारण ये है, बताएं आपको, कि ये है अशोक परमार भाई। अब ये चाहे अनचाहे उनकी मर्जी थी कि नहीं, ये तो हम पूछेंगे अभी इनको। लेकिन वो 2002 के जो दंगे हुए, उन दंगों में ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए थे। इनकी एक छवि थी, एक हाथ में लोहे का सलिया और एक हाथ में वो मेरे ख्याल से कुछ और था, और वो केसरी खेस उन्होंने पहना हुआ है और दोनों हाथ ऊंचे करके वो चिल्ला रहे हैं ऐसा कुछ गुस्से से। और वो जो है वो फोटो बहुत चली, इतनी चली कि पूछो। उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो है एक तरह की समझ सकते हैं कि एक कॉर्नराइज हो गए हैं। अब इनको इनके फोटो के नाम पर देश और दुनिया में मैगजीनों में बहुत कुछ छपा, बहुत हर जगह उनका सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया गया। तो हिंदुत्व का पोस्टर भाई इनको जाना जाता है। आज हम अब दिखाएंगे, हम राजेश भाई को कहें कि ये अशोक भाई उसके बाद जितने फेमस हुए, उनके बाद अभी क्या कर रहे हैं ये जरा देखिए। ये दिन भर जो है ये अपना काम मेहनत से करते हैं। इनका जो है वो फौजी काम है, वो जूते साफ करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, जूते बनाते भी हैं, ठीक भी करते हैं। और क्योंकि अब वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उनको प्रस्तुत कर दिया गया था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आज उनसे बात करने की आखिरकार इनकी मनोस्थिति क्या है अभी, क्या वो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, क्या वो उस समय की जो सरकार नई नरेंद्र भाई की बनी थी, जो दंगों के बाद फिर जो ये साबरमती के चलने के बाद जो दंगे हुए, उसके बाद अब तक की जो गुजरात
यात्रा उन्होंने एज ए सिटीजन देखी है, वो उनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हम काम कर रहे हैं लेकिन उनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। शाम का समय है तो हम ये लाइट जो है वो भी हमने जलाई हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आपको विजुअल ठीक से देखने को मिले। तो अशोक भाई, मैं आपका 4 PM में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे वार्तालाप करने ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5-10 मिनट का आपका समय लेंगे। मुझे पता है सब लोग आपसे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले 4 PM गुजरात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, हिंदी बोलूँ गुजराती? हिंदी। तुम्हारे जैसे सच्चे पत्रकार हमारे जैसे गरीब के पास आते हैं, इसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। ऐसा नहीं भाई, हम तो अशोक भाई, आपने कहा अच्छी बात है। हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा। और आप तो मुझे पहले से हम लोग मिले हुए, आप जानते हैं, 2-10 साल एक बार मिले थे। पर ये वो बात नहीं। अभी बात ये है कि आपको जो पोस्टर बॉय का जो सिंबल, वो जो लेबल आपके ऊपर जो चिपका दिया गया, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ? पहले ये बताइए। मेरे भाई, 2002 में गुजरात में क्या हुआ है ना, वो तो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, सबके साथ बुरा होता वो टाइम में, हिंदू के साथ में, मुसलमान के साथ में, सबका नुकसान हुआ था। और जिस तरह के हादसे हुए थे ना, वो एक इंसानियत की और हमारे आज के जो देश की जो संविधान से तो देखना जाए ना, वो सही नहीं था। और मेरी मनुस्मृति भी वही थी, मेरा भी नुकसान हुआ है। जिस तरह दंगों में सबका नुकसान हो, उस तरह उस टाइम में मेरा भी नुकसान हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि तो उस समय क्या था आपके मन में? जो आपकी फोटो बहुत प्रचलित हो चुकी है, तो आप में एक लोहे का सरिया है, तो वो बताएंगे वो कब की बात थी और उसको क्या हो रहा था उस समय आपके मन में? देखिए, हमारा अहमदाबाद के हम जो इलाके में रहते हैं ना, तो हमारे लिए तो कौमी दंगे बहुत कॉमन चीज थी, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से दंगे देखता आया हूँ। ठीक है, हमारे हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाके है और कौमी दंगे के लिए पहले से ही प्रख्यात है पूरे गुजरात में। ठीक है, दरियापुरे, शाहपुरे, कालूपुरे। और आप जो अभी इलाके में बैठे ना, वो शाहपुर रोड बोला जाता है, क्या जहाँ हिंदू मुस्लिम की मिक्स बस्ती है। आप सामने देख रहे हैं कि सब मुस्लिम बस्ती है, और हम मैं जो ये बैठा हूँ ना, ये पूरा हिंदू इलाका है। ये बार बाजू सब ईसा है। और कई जगह इसलिए यहाँ भी कि हिंदू मुस्लिम की दुकान साथ साथ में हो, या हिंदू मुस्लिम साथ साथ में धंधा करता हो, या हिंदू मुस्लिम के साथ साथ में मकान हो। इस तरह की हमारे इलाके की पोजीशन है, ऐसा है। लेकिन उस समय अशोक भाई, वो क्या कोई जरूर सवार हो गया था? क्या हो गया था जो आपकी वो फोटो इतनी बड़ी चल गई? तो क्या वो क्या बताएंगे कि कैसे आपकी फोटो ली गई होगी? आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन वो फोटो खींची गई। उस दिन का माहौल क्या था और आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? अब उस दिन जो माहौल था ना, गोधरा में जो हादसा हुआ, ठीक है, वो बहुत बुरा हुआ था। तो गुजरात की जनता में उस टाइम पे बहुत गुस्सा आक्रोश था। और उस टाइम पे मैं इधर ही था, तो मैंने देखा है कि गुजरात की जनता गुस्से और आक्रोश से सड़क पर आ गई थी। मॉब 4,000, 5,000, 1,000, 2,000 इस तरह ये सड़क पर उस टाइम पे कम से कम 5,000 मॉब था। ऐसा है। तो आप उसमें कैसे मिक्स हो गए? मतलब आप कैसे जुड़े उसमें? अरे मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ भाई, लेकिन मैंने बोला कि हमारा हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, साथ साथ में धंधे करते हैं, अगल बगल में दुकान है, वो अगल बगल में ऐसा है। तो मेरे यहाँ भी ऐसा ही था। मेरे बगल में मुस्लिम ऑटो गैरेज था, ऑटो का काम करते मुस्लिम गैरेज था, और मेरा भी था ऐसा है साथ साथ में। अब उस दिन की क्या बात है, ये मेरे पर्सनल तो मेरे बारे में बोलूँ, ठीक है, नहीं तो उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। मैं 11-12 साल की उम्र का था ना, तो माँ बाप दोनों मर गए। बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा सा मकान है, उसके 4 बच्चे थे, तो रहने में तकलीफ पड़ी। एक ही रूम का मकान था, नाना धोना ये है वो है, बहुत तकलीफ पड़ी बारिश के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे। तो मेरे 2001 में घर छोड़ दिया था। उस टाइम क्या कि हमारे यहाँ सब अच्छा था रहने, रात को सो सकते थे, अगल बगल में स्कूल है, फैक्ट्रिया है, वहाँ नाना धोना करता था, होटलों में खाता था। तो उस टाइम पे मैं इधर ही था। 2001 में मैंने घर छोड़ दिया हूँ, ये बोलता हूँ मैं 6 महीने पहले। फिर वो हादसे हुए, हादसे की वजह ये मुस्लिम पट्टी है सामने, तो हिंदू भी पूरा ये सड़क पे आ गया था। जहाँ हिंदू मुसलमान की बस्ती ना हो ना, वहाँ से पूरे हिंदू मोह भी हमारी सड़क पे आ गया था। ऐसा है। तो मैं जो ऑटो गैस बंद का ऐलान किया था VHP ने, उस टाइम गुजरात बंद का दूसरे दिन बंद का ऐलान था, ठीक है। तो मेरे बाजू में जो ऑटो गैरेज था ना, उसके ऊपर बैठा था। 10 बजे का टाइम होगा, मैं अकेला ही था उस टाइम पे। और हिंदू मोह जो सड़क पर आया था ना, वो मुसलमानों की दुकान है, नाम से पहचान कर तोड़ फोड़ कर ऐसा कुछ आग लगा दिया। फिर सामने जो मुस्लिम बस्ती है ना, जो मॉब उनके ऊपर सामने वो कर रहा था, पत्थरबाजी कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा सब चल रहा था हमारे रोड पे। तो जो बाहर के लोग यहाँ आए थे ना, हमारे लोकल यहाँ के कोई नहीं थे, बाहर की जो मॉब आया था ना, उसमें तो कुछ लोगों को ऐसा लगा
ये भाई है ना गैरेज पे बैठा है, ये मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि मेरी दाढ़ी भी उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं पहला दाढ़ी का शौक था तो मैं दाढ़ी रखता था बड़ी बड़ी जवानी में। तो उनको वो सब गलत फहमी हो गई हिंदू मॉब को। तो 5-10 लड़के आके मुझे पकड़ लिया, ये लड़का गैरेज वाला मुस्लिम है ऐसा है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा। फिर मैंने बोला कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुसलमान का गैरेज जरूर है, लेकिन वो मुसलमान दूसरे इलाके में रहते हैं और बन के ऐलान की वजह से आज आए नहीं है। अब हमारा ये सब चल रहा था उसी टाइम पे। हमारे जो यहाँ चाली में अगल बगल में चाली है, वहाँ से पहचान वाले लोग भी सड़क पर आ गए थे सब देखने के लिए। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई ये मुसलमान नहीं है, तो हिंदू है, यहाँ मूर्ति काम करता है। बोला इसका घर भी छूट गया नहीं, यहाँ रात को। फिर उन्होंने मुझे छूट दिया। फिर यहाँ सड़क पर सब दुकानों को सामने जो दुकानें आपने दिख रही है, वो हिंदू मुस्लिम मिक्स दुकानें थी, तो उनको आग लगा दी, सब आग हो गया। फिर पुलिस आई, भगा भागम भागी चालू हुई, ऐसा सब यहाँ चला। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ रहना तो ठीक नहीं, आज का दिन बराबर है, ये सब माहौल खराब है, पुलिस आ गई है। तो मैंने बोला चलो अपने अभी दोपहर को भी खाने जाना पड़ेगा, चाय नाश्ता करने जाने पड़ेगा। अगर वहाँ अगर किसी ने मुसलमान समझ के मेरे पे अटैक कर दिया तो ऐसा यहाँ हुआ ऐसा वहाँ हो सकता है ना। क्योंकि उस टाइम का माहौल ऐसा था कि अनजान लोगों को, अकेले लोगों को लोग पकड़ पकड़ के पूछ रहे कि तू हिंदू है या मुस्लिम है। तो मैंने क्या सोचा, हमारे यहाँ देखो अभी हाल में भी आप कपड़े पड़े हैं, बहुत कपड़े पड़ते हैं। ये दिल्ली दरवाजा बाजार है कपड़ों का, पुराने कपड़ों का। तो यहाँ बाजार में कपड़े तो ऐसे ही वैसे बहुत पड़े रहते हैं। तो मेरे यहाँ भी ढगला पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसमें से एक तीसरी कलर का कपड़ा लगाया, टुकड़ा अपने सर पे बांध दिया कि अब यहाँ से अगर किसी हिंदू इलाके में जाऊँ ना, मुस्लिम इलाके में जा ही नहीं सकते वो टाइम पे, हिंदू इलाकों में जाना पड़ेगा। जैसे कि साई बाग है, लेगा सिविल बाग भी है, खाने के लिए चाय पानी के लिए ऐसा। तो मैंने ऐसा कपड़ा अपने सर पे अपनी पहचान के लिए लगा दिया। तो चलो आप कहीं जाएगा ना तो कोई मुसलमान समझ के अटैक नहीं कर देगा, कोई पकड़ेगा नहीं कि हाँ भैया हिंदू है ऐसा। फिर मैं कपड़ा बांध के यहीं बैठा। फिर यहाँ का माहौल आधे घंटे में बहुत खतरनाक हो गया। पुलिस आई, पब्लिक सब भागी। तो मैंने बोला तेरा यहाँ भी रहना भी ठीक नहीं है, अब तो घर ही जाना पड़ेगा, आज का माहौल इतना खतरनाक हो जाए, ठीक है। फिर मैं यही सड़क से चलते चलते हमारे घर की ओर गया, जहाँ यहाँ से कम 10 मिनट का रास्ता है। शाहपुर 4 रास्ता बोलते हैं उसको। और शाहपुर 4 रास्ते के बाहर, दरवाजे के बाहर हमारी चाली है, रेस्टोरेंट है, जहाँ मेरा बड़ा भाई रहता है फैमिली के साथ। फिर वो जो 4 रास्ता है ना, जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो वहाँ सर्कल पे है ना विश्व हिंदू परिषद का एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें ऐसा लिखा था कि हिंदू राष्ट्र का कर्णावती विदेश और प्रकट आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो मैं वो बोर्ड के पास खड़ा हो गया। और हमारे वहाँ भी मुसलमान की दुकानें थी, थोड़ी मुस्लिम बस्ती थी, तो वहाँ भी मॉब आ गया था। वहाँ भी 1000-2000 लोग ऐसे घूम रहे थे और सड़क पे आते जाते मुसलमानों की दुकान तोड़ रहे थे, और उसका जो सामान दुकान तोड़ के सड़क पे आके उसको आग लगा रहे थे। जय ये खड़ा खड़ा उधर सब देख रहा था। तो जो सड़क पर से मॉब आता जाता था ना, वो मेरे सर पे पट्टी लगी हुई थी। तो उनको ऐसा लगा कि ये आदमी यहाँ था बीजेपी का या बजरंग दल का कुछ लीडर लगता है, कार्यकर्ता लगता है। तो सड़क पर जो मॉब आता जाता था ना, वो मुझे जय श्री राम ऐसा नारे लगाते लगाते जाते थे। तो मैं भी खड़ा खड़ा सामने जय श्री राम ऐसा जवाब दे रहा था। तो ये हमारा चल रहा था। तो कुछ लड़के मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रोल दिया, लोखंड का इतना टुकड़ा था, बोले चलो हमारे साथ। मैंने भाई मेरे पूछा नहीं आना है, तुम लोग जाओ, ठीक है, ऐसा मैंने उनको जवाब दिया। अब इसी टाइम पे वो सड़क पर 4 रास्ते एक पत्रकार आके खड़ा हो गया, ठीक है। वो पत्रकार को भी ऐसा गलत फहमी हो गई थी कि ये आदमी बीजेपी का लगता है या बजरंग दल का लगता है। तो वो मेरे पास आया और गोधरा कांड के बारे में मेरे से पूछताछ की कि भाई ये जो गोधरा में हादसा हुआ तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है। अब उस टाइम का माहौल ऐसा था ना, तो मैंने जो उसको जवाब दिया ना, उससे बहुत आक्रोश में दिए थे। क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे जैसे गरीबों को बहुत नुकसान होता है, धंधे में रोजगार में नुकसान होता है, पैसा होवे ना होवे। और मेरी हालत हो कि मैं होटलों में खाता, रोज कमा के रोज खाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की वजह से मेरे में गुस्सा और आक्रोश बहुत था। तो उससे ऐसा बोला, मैंने उसको जवाब दिया गोधरा के अच्छा नहीं हुआ इस तरह का। और अब ये घटना की वजह से आप तुम देखो कि अहमदाबाद का पूरा हिंदू मॉब सड़क पर आ गया है, ठीक है, और बेगुनाहों का नुकसान हो रहा है, जिसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ये सब बातचीत हुई हमारी। फोटो लिया आपकी, मेरी बात सुनो। फिर उसने बोला कि आपका जो गुस्सा आक्रोश है ना, वो सही है। और अभी अहमदाबाद की जनता, गुजरात की जनता भी ऐसा गुस्सा देखा, चारों बाजू हिंदू मॉब सड़क पर आ गया। तो आप एक काम कीजिए, आपका गुस्सा आक्रोश है ना वो सही है, मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ, आप तस्वीर दो मुझे। तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि ये गोधरा कांड की गुजरात की जनता में भी कितना गुस्सा है। तो मैंने उसी बोर्ड के पास खड़े खड़े 2 हाथ धत्तर करके गुस्सा और आक्रोश दिखाया। ऐसा कोई नारेबाजी भी नहीं की, सिर्फ खाली गुस्सा आक्रोश दिखाया। फिर वो भाई तस्वीर लेके चले गए और हमारा वहाँ फिर मैं चाय पानी करने के लिए अपने घर चला गया बस। और उसके बाद में जब मैंने रात को देखा ना, तो मेरी फोटो आज तक पे टाइटल में आने लगी, हिंदू आतंकवादी, बदले की भावना वाला,
बजरंग दल वाला, मैं तो छन्न हो गया। अब मेरी बात सुनो, फिर जब मैंने तस्वीर ली थी ना, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि गुजरात में बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे और मुसलमानों पे अत्याचार होगा। ये हमारे इलाके में नहीं, दूसरे इलाके में हुआ। नरोड़ा पाटिया, गुलबर्ग सोसाइटी, सरदारपुरा, ओड़गाम, वडोदरा, ये सब कई बड़े बड़े हादसे हो गए थे। तो सब हादसे के साथ में मेरी तस्वीर को जोड़ दी, जो मुझे ही अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं तो खुद अत्याचार के खिलाफ आक्रोश दिखाया है और मुझे ही अत्याचारी बना देने का ये कैसा जर्नलिज्म। और एक बात आपको बोलूं, मीडिया वाले ने बहुत चालाकी से काम किया था उस टाइम पे। हाँ, उन्होंने मेरी तस्वीर दिखाते थे, लेकिन तस्वीर के बारे में ये लिखा कि ये तस्वीर कहाँ की है, नहीं बताया ना। तो उन्होंने ये भी लिखा कि तस्वीर वाले ने क्या किया है। ये मीडिया वाला ने बहुत बड़ी चालाकी की जो टाइम पे है, ठीक है, क्योंकि गुजरात में तो कई जगह दंगे हुए थे, कम से कम 2000 जगह छोटा बड़ा दंगा हुआ था, मामूली बड़ा बड़ा दंगा, ऐसा सब मिला के काफी दंगे हुए थे। तो सब दिखाने के लिए मेरी तस्वीर को टाइटल में दिखा दी। और उसमें क्या कि वो टाइम पे गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार की क्या पहचान है? हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी, ऐसा। तो मुझे वो हिंदुत्ववादी का चेहरा बना दिया, हिंदू आक्रोश का चेहरा बना दिया, हिंदुत्व का चेहरा बना दिया था, ऐसा। और मुझे लगता है शायद ये खुलासा आज तक आपने किया है कि कैसे हुआ ये, शायद मैंने कभी सुना नहीं। ये जो आपने बताया अभी, ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ और अचानक हादसे में अकस्मात से आप जो है हिंदुत्व का चेहरा बन गए। शायद पहली बार। देखिए मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या है कि गोधरा में मरने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ठीक है, या मेरी समाज वाला भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई थी ना, तो इंसानियत की भावना से मेरा वो समानता मानवता ही दिखाई कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ। गोधरा वालों ने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो मैंने समाचार में पढ़ा था कि वो हादसे में छोटे छोटे बच्चे भी जो बोगी के अंदर, महिलाएं भी थी और उनकी दर्दनाक मौत हुई। तो एक इंसान की जो भावना होती है ना, वो मेरे वो दिखाई नहीं खाती। लेकिन मीडिया की गलत फहमी और गुजरात में जो मुस्लिमों पे बात पे अत्याचार हुआ ना, तो मेरी समझ के बाहर थे। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा, बदले की भावना से होगा, ठीक है। ये खुलासा आपने पहली बार किया है कि इससे पहले पुलिस बात को बता चुकी थी? ये सब मैं ना आज से 10 साल पहले 2012 में बता चुका हूँ, क्योंकि कोर्ट में तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला मीडिया के साथ। और गुजरात का मीडिया कभी मेरे पास आया ही नहीं था। गुजरात का मीडिया भी उस टाइम पे चुप बैठा था। 12 साल जब कोई मेरी तस्वीरें देश विदेश में फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, बुकों में पहले पाने पे छपती थी, लेकिन गुजरात के मीडिया को कभी ये नहीं हुआ कि भाई तस्वीर के बारे में तो अपने को जाने यहाँ आई है कि आखिर तस्वीर वाला है कौन। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कोर्ट ट्रायल चली, नरोड़ा पाटिया का चुकादा है, मेघानी नगर का चुकादा है, सब बड़े बड़े चुकादे आ गए। लेकिन वो तस्वीरें में जब चुकादे आए ना, जजमेंट आए ना, तो कभी मेरा जिक्र नहीं हुआ कि तस्वीर वाले को इतनी सजा हुई। ऐसा जिक्र किया कभी? जिन्होंने गुनाह किया था कोर्ट ने उनको ही सजा की थी। हमारे इलाके में कोई गुनाह हुआ ही नहीं था। आप पर तो कोई केस था भी नहीं, मेरे पर थोड़ा बहुत केस हुआ था। किस तरह का? हमारे इलाके में है ना, उस टाइम पे भी घर चला गया, काफी 2 महीना मुझे घर रहना पड़ा था। तो हमारे इलाके में जो मुसलमानों की दुकानें सड़क पर थी और एक छोटी बच्ची थी, तो उनका उस टाइम पे नुकसान हुआ था। लेकिन वहाँ कोई मरा नहीं था। रात को पुलिस आई थी, रिलीफ कैंप उनको ले गई थी, लेकिन बाद में दंगा काफी 2-3 दिन चला ना, तो उनके मकानों दुकानों में लूटपाट हुई। तो हमारे इलाके के जो 22 लड़के थे मेरे जैसा जवान उस टाइम पे, उन सबका उन्होंने नाम लिखा दिया था। तो वो केस में मेरा 20 नंबर का नाम है, पहले भी नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी मुसलमान ने मुझे कुछ करते हुए देखा ही नहीं था, तो पहला नंबर ही। बाद में हो गया मेरी फोटो की वजह से, जो मीडिया में छपती थी, काफी 10 साल यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा चला था ना, तो मेरा फोटो फर्स्ट टाइम सब पे पहले पाने पे दिखा, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम लिखाया था ऐसा। बाकी ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला कि भाई हमने इसको देखा नहीं, ये सब टोला लेके आया था ना, हमारा नुकसान किया है ऐसा। और आप कभी ना भाजपा से कार्यकर्ता रहे, ना बीएसपी के रहे, ना बजरंग दल के, किसी के कार्यकर्ता रहे आप? अरे ना भाई ना, मैं तो रोज कमा कर रोज खाता हूँ। मेरा बाप मुझे कुछ देके नहीं गया है, और इनके लिए काम करने का तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पैसे वाले थे ना, वो इनका काम सके। अगर मैं एक दिन बंद रखूंगा ना धंधा, तो मेरा 200-300 का कर्जा होता है भाई, समझे बात ना। तो मैं कहाँ से बीजेपी का काम करने जाऊंगा, क्या RSS का काम करने जाऊंगा? वो पढ़े लिखों का ना, बड़े बड़े व्यापारियों का खेल है, हमारा खेल नहीं है भाई, ऐसा है। तो ये कैसा लगता है, जैसे इस समय आप वो जो पूरा हिंदुत्व का लहर चला, अशोक भाई, आपके हिसाब से धर्मेंद्र भाई ने, आप तो प्रधानमंत्री है देश के, जब तक तो 13 साल तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये जो एजेंडा चलाया गया पूरा, वो क्या लगता है उससे क्या फायदा हुआ राज्य को और देश को, और क्या नुकसान हुआ, और आप अपने आप को किसको छोड़? अरे मेरे भाई, 2000 के दंगों में हिंदू और मुसलमानों का सबका नुकसान हुआ है, ठीक है।
लेकिन ये सब चीज का सिर्फ एक ही इंसान को फायदा हुआ। बीजेपी तो सरकार में थी पहले से यहाँ, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में क्या हुआ कि ये सब चीज की वजह से अपने आप को हिंदू नेता के रूप में सब प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, हिंदूवादी नेता के रूप में। ऐसा मतलब ये सब चीज का फायदा मोदी साहब को हुआ है। और काफी गुजरात में 2012 तक हिंदुत्व का ही मुद्दा चला था, क्योंकि कई एनकाउंटर हो गए, अक्षरधाम पे हमला हुआ था, सिविल में ब्लास्ट होते हैं, सब हिसाब चलता था ना, इसकी वजह हिंदुत्व ही यहाँ मुद्दा चलता था। ऐसा है, और उसका उनको काफी फायदा हुआ था। ऐसा है। तो आपके हिसाब से ये जो इनकी हिंदुत्व वाली और ये वैमनस्य वाली जो बात है, हाँ, ये कहाँ तक गुजरात को नुकसान किया होगा? गुजरात को नुकसान तो हुआ है ना भाई, अक्षरधाम पे हमला हुआ था, सिविल में कई जगह ब्लास्ट हुए थे। ये मोदी साहब के उस टाइम के जो स्टेटमेंट थे ना, उसकी वजह से हुए भाई। एक रात नेता को उस टाइम पे जो स्टेटमेंट दिया था मोदी साहब ने, वो नहीं बोलने चाहिए, 56 की छाती हूँ, चीर डालूंगा, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो कोई राजनेता को अच्छे नहीं लगते भाई। सब बॉलीवुड में चलता है। राजनेता गुजरात की गादी पे बैठने वाला मुख्यमंत्री सबका होता है, इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए उनको। और उसके स्टेटमेंट की वजह से आतंकवादियों ने अक्षरधाम पे हमला किया है। गुजरात में 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। अब हाँ। मुझे ये सवाल है, आपकी बिल्कुल बगल में यहाँ मध्यस्थ कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, और आप बड़े बेबाक होकर बात कर रहे हैं। ये इनका कोई दबाव आता है कि अशोक भाई को मत बोला करो, या ये हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारी इमेज जो है खराब होती है, तो आके बोलता है क्या? अरे मेरे भाई, ये तस्वीर की वजह से मैं काफी 10 साल परेशान रहा बरा। मैंने इनकी मेहरबानी नहीं, ना वही कभी मेरे पास आए, कोई मदद कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं मेरे भाई। एक बार बजरंग दल कोई नहीं। और इनके साथ में जो हमारी समाज के लोग भी काम करते हैं ना, वो जो किसी ने मदद नहीं की है। मैं अकेला सब लड़ा हूँ। उस पर एक बार उस टाइम पे गोलीबार भी हुआ, उसमें भी मैं बच गया था। कब की बात क्या वो 2002 की बात है। क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने मुझे दिखाया था, हाँ। और जिस तरह से गुजरात में मोदी मुसलमानों पे अत्याचार हुआ था ना, तो कुछ लोगों में बचने की भावना तो जागने वाली है। और टाइटल पे मेरी तस्वीर दिखाते थे, तो वो लोग ढूंढते ढूंढते मुझे मारने के लिए आ गए थे सर। हमारे यहाँ के नहीं थे, बाहर के इलाके थे। ऐसा तो कोई अच्छा, ये आपके जीवन जो आपका जीवन दौरान है, उसमें ये पोस्टर बॉय बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं है? आप वैसे ही जब यहीं बैठ के काम करते थे, आज भी यहीं बैठ के काम? मैं 30 साल से यहाँ काम करता हूँ। इस इलाके के किसी भी को लोगों को पूछ देखो कि मैं कितने साल से यहाँ काम करता हूँ। ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और एक सबसे पहले एक बात बोल दूँ, मैं एक इंसान हूँ। वो 2002 में जो मैंने देखा ही ना हिस्सा, एक इंसान होने के नाते उसका लाभ लेना मुझे सही नहीं लगा। ऐसा है, क्योंकि मरने वाले हर लोग बेगुनाह थे, इंसान थे, और उनकी मौत पर अपनी रोटियां सेकना एक इंसान को सही नहीं दिया। पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा लगता है, नेता को अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया। ऐसा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी छवि, आपकी जो वो तस्वीर थी, उस तस्वीर का लाभ बहुत दिया गया। तो मैं पूछता था कि क्या किसी ने आके पूछा कि अशोक भाई आपकी तस्वीर तो हर जगह छप रही है इसी मकसद से, मतलब आपका कोई इरादा भी नहीं था जिसे आपने करना, फिर भी आपको एक पोस्टर पर बना दिया गया हिंदुत्व का। एक बात बोलो ना, जब मेरी फोटो 12-12 साल तक चली, ठीक है, लेकिन कभी मीडिया ने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा कि मैं किस समाज का हूँ। हाँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, ठीक है, कभी ये बात किसी को जान के मिला कि भाई हिंदू धर्म में तो बहुत जातियाँ है, बहुत समाज है, तो ये तस्वीर वाला किस समाज का होगा, वो कभी किसी को जानकारी नहीं मिली। बस बजरंग दल का टैग लगा दिया और वही चलता था। लेकिन यहाँ के लोग तो भी बजरंग दल सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं दलित समाज का हूँ, वो सड़क पर मोची काम करता हूँ। तो ये लोग मुझे कभी लाइमलाइट में लाए नहीं, कभी मुझे कोई ऑफर नहीं किया कि आ जाओ हमारे साथ में, चलो तुम्हारा विकास कर देगा हम। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं बस यही पूछना चाहता था कि मतलब आपका विकास कितना हो रहा है, इसके मेरे सवाल तो ये था। और जाति का तो मुझे बड़ा अजीब लगा जब आपने कहा, तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि आप दलित थे इसलिए आपको नहीं पूछा गया? हाँ, ऐसा है। लेकिन पॉलिटिक्स में जो मिलता है ना दलितों को, वो आरक्षण की बढ़, और उस टाइम की जो आते हो गई, मुझे हिंदुत्व का मीडिया वाले ने गलत फहमी से मुझे हिंदुत्व का चेहरा बना दिया, लेकिन वो इनको अच्छा नहीं लगा। ये दलित समाज का एक लड़का आज हमारे पूरे हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का चेहरा बन गया। बात कर रहे हैं। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ ना बरसों से भाई कि मेरे पास कोई नहीं आता है। बीजेपी नहीं, ये इलाकों में देखो मेरी बगल में ही है ना, बिल्कुल। हाँ, आज तक कोई नहीं आया मेरे भाई। जब तुझे कोई तकलीफ है, तुझे कोई मदद चाहिए, ऐसा है, समझ गए ना। मतलब आज के जो धर्म के ठेकेदार है ना, उनकी मानसिकता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पहले थी ना मनुस्मृति वाली मानसिकता, वही मानसिकता है बीजेपी की बात। हाँ, क्या दलितों को कभी धार्मिक और सामाजिक समानता नहीं देने की,
आरक्षण का देने का, पॉलिटिक्स में जाए तो आरक्षण की सिस्टम के जो मिलना है वो देंगे, लेकिन धार्मिक सामाजिक समानता दलितों को कभी नहीं मिलेगी, ये मुझे मालूम पड़ गया। कोई दलित धर्म का लड़का, दलित समाज का लड़का धर्म के लिए मरने तैयार हो जाए, जेल में जाने तैयार हो जाए, तो अभी उसको कभी धार्मिक या सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, इसका मुझे एहसास यहाँ हो गया। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, जैसे आपने कहा आप तो विकास नहीं पहुंचा, आप वहीं के वहीं और वही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस दंगों के बाद आप तो जमीन से जुड़े हुए, यही बैठ के काम करते हैं, आप इसी इलाके में 30 साल से हैं, तो क्या ये दंगों के बाद हिंदू मुसलमान के बीच में जो रिलेशन का एक रिश्ता था, जो फैब्रिक था, क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ या आप कैसे देखते हैं? अरे भाई उस टाइम तो 1 साल तक नफरत का माहौल रहा था गुजरात में। 1 साल तक मुस्लिम हिंदू का विश्वास नहीं करते, हिंदू मुस्लिम का विश्वास नहीं करते थे। अब क्या मामला हुआ? उसके बाद में धीरे धीरे सब हो गया, जैसे जैसे वक्त गुजरा जैसे जैसे सब सही होने लगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुसलमानों को हिंदू की जरूरत है, सब हिंदुओं को भी मुसलमान की, सबको एक दूसरे धंधे साथ जड़े हुए हैं, किसी को किसी बिना चलने वाला नहीं है, तो ये नफरत ज्यादा नहीं टिकती है। ऐसा है, धर्म बाद में आता है, धंधा पहले आता है। भाई इंसान धर्म धंधा नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ऐसा है। मैं सुबह इसलिए पूछा मैंने आपको, क्योंकि अभी भी जो भाषण हो रहे हैं रेडियो में, भाई खुद बोल रहे हैं, अमित भाई भी बोल रहे हैं, सब नेता लोग बोल रहे हैं, अब फिर से वो हिंदू मुस्लिम की बात आ गई है। अमित भाई कहते हैं कि हमने जितने भी मुस्लिम लॉकडाउन थे सबको निपटा दिया, और दंगों में हमने जो है सबको जो सिख पाठ पढ़ा दिया, और आतंकवाद को लेकर ये कहते हैं कि अगर हमको नहीं सुनाया आपने जिताया तो फिर से जो है आपने घर में जाके हमले होंगे। ये लोकल लेवल पे प्रचार भी हो रहा है, तो ये फिर से जब आ रहा है तो मैंने इसलिए पूछा कि अब क्या ये जो बोल रहे हैं ऐसा कोई माहौल है गुजरात में कि फिर से दंगे हो जाए या फिर से कुछ हो जाए? कह रहे हैं कि हमको अगर वोट नहीं दिया तो फिर से दंगे हो सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित जो देश के अभी गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने किसको सबक सिखाया तो मैं नहीं जानता हूँ, बराबर है, लेकिन 2000 के दंगों में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को तो सबक मिल गया है कि भाई इस तरह धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को मारेंगे ना तो नुकसान हमारा ही है, हमको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है यार, कुछ एनजीओ वालों को फायदा होता है, जैसे कि तीस्ता शीतल वाले, ये मुसलमानों के नाम पे उसने बहुत किया, ऐसा ऐसे लोगों को फायदा होता है, आम जनता को कोई फायदा नहीं होता है। और मतलब हिंदू और मुसलमानों में अभी बहुत समझदारी आ चुकी है, और उसकी वजह से यार 20 साल से दंगा नहीं हुआ है। और जो ये तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ सकता, अब तो वो जाने भाई, मुझे तो यही दिख रहा है, मैं तो रोड पे बैठा हूँ तो मुझे ही दिखा है हमारी एकता मानवता भाईचारा सब दंगे बंद हो चुके हैं। अब जब भी कोई मुसलमान दंगा करना चाहता है ना तो मुसलमान ही उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, दंगा नहीं होगा इसके लिए। और हिंदू धर्म में हिंदू समाज का कुछ वो होगा ना, वो कुछ करने जाएगा तो हिंदू उसको पकड़ के रख देते हैं क्या नहीं करने का कुछ, ऐसा है। बाकी वो पॉलिटिकल पार्टी तो किस अंदाज से वो तो वो लोग ही जाने। थोड़ा आपके बारे में निजी पूछ, थोड़ा परिवार आपका अभी कुछ है, कैसे चल रहा है, कहाँ रहते हैं, यही रहते हैं, क्या होता है? देखिए, मैंने पहले बोला ना कि मैं 11-12 साल की उम्र में माँ बाप दोनों मर चुके थे, और बड़ा भाई है शादीशुदा है, उसका फैमिली है, वो जो मेरे पिताजी का मकान है उसको वही यूज करता है, और मैं 2001 से घर छूट गया, अगल बगल में इधर इधर उधर रहता हूँ, होटलों में खाता हूँ, इस तरह मेरा काम चलता है। परिवार नहीं बचा पाता? परिवार कैसे बचाए भाई, परिवार के लिए मकान चाहिए, अच्छी इनकम वाला नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, ऐसा है। अभी देखो मेरे पिताजी भी ये काम करते थे, ठीक है, तो घर चलता था, पढ़ने में हमको टाइम पे मुश्किल ही पड़ती थी पढ़ाने में, ठीक है। फिर जब मरे तो हमको कुछ देके नहीं गए, अब शादी के लिए भी कर्जा करना, अब कर्जा शादी के लिए भी करे तो फिर मकान का प्रॉब्लम, क्योंकि पिताजी का जो मकान है वो बड़ा भाई यूज करता है, वो भी मजदूर है, वो उसकी भी कोई अच्छी इनकम नहीं है, ऐसा है। तो अब शादी हुई तब से वो यूज करता है। अब इतने छोटे धंधे में, कम इनकम वाले धंधे में ये सब करना नामुमकिन है, ऐसा है। अशोक एक और कुछ अगर आप जवाब देना चाहे तो देना। हाँ, कितना आपका रोज का कमा लेते हैं? अभी तो भाई महंगाई की वजह से बहुत कम है भाई, क्योंकि अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटी की इनकम तो मेरे अकेले को ही काफ़ी, कभी तो वो भी कम पड़ जाती है, ऐसा है। मैं 300-250-300 के बीच में मेरा धंधा है, क्योंकि ईमानदारी से धंधा करता हूँ, दूसरे की ये चीज़ा नहीं है। ये जो इलाका है ना, गरीब मजदूरों का इलाका ज़्यादातर, कोई लखपति करोड़पति बहुत नहीं है, तो अच्छा काम करता हूँ, सस्ता काम करता हूँ, ऐसा है। एक कोई ऐसी चीज़ जो आखिर में आप कहना चाहें जिसको आपको अभी भी जो है बहुत दुख देती हो, बहुत पीड़ा देती हो, तो
ये अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता अपने जीवन में। अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। मतलब राजनीति के बारे में मेरी जो पर्सनल भी आपको मतलब जो भी आपके मन में हो बताएं, जो आपको बहुत पीड़ा दे रही हो आज भी। एक बात का मुझे अफसोस है कि मोदी जी ने ना सिर्फ हिंदू नेता के रूप में राज किया है। अच्छा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने सबके साथ भेदभाव किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज तक उसका अफसोस है कि उन्होंने कभी पीड़ित मुसलमानों के लिए माफी नहीं मांगी। एक बात मैं बोलूँ, जब किसी एक्सीडेंट होता है कोई बीमारी की वजह से, जब उसको हम अस्पताल ले जाते हैं, फिर इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, ठीक है, फिर वहाँ के डॉक्टर उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते, पेशेंट मर जाता है, फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो डॉक्टर क्या होते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तो चलो मानो कि मोदी सरकार ने उस टाइम पे लोगों को बचाने की कोशिश की होवे या ना की होवे, ठीक है, उस टाइम के हालात में लोग भी समझते, मुसलमान भी समझते हैं कि जिस तरह के हालात थे तो सरकार फेल भी हो सकती है, सरकार फेल कर देगी, वो लोग ही जाने। लेकिन फिर भी मोदी ने अपना जो धर्म है ना, राज धर्म और मानव धर्म नहीं निभाया। उन्होंने सिर्फ अपने हिंदू धर्म को वफादार रहे, इसका मुझे अफसोस है। क्योंकि जो हमारे गुजरात की क्या पहचान है, हमारे गुजरात की पहचान है कि गांधी बापू की जन्मभूमि और उनके आदर्शों में जीने वाला गुजरात, ठीक है। इसके लिए उन्होंने गुजरात की जो अस्मिता है ना, उसको नजरअंदाज नहीं है। उन्होंने वो टाइम पे बहुत गलत किया था, 10 साल तक। प्रधानमंत्री के तौर पर कैसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे मेरे भाई, गुजरात को हिंदू की प्रयोगशाला बनाया है 2001 से, और ये प्रयोग यहाँ सफल हुआ ना, तो यही प्रयोग उन्होंने दिल्ली में नेशनल में यूज किया है और वहाँ भी सफल हुए मेरे भाई। लेकिन आज तुम देखो ना क्या गुजरात में क्या, पूरे भारत में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, अपने तो अखबारों में रोज पढ़ता हूँ। अरे क्या हमारे देश का क्या भविष्य होगा इससे? कौमवाद, जातिवादी बढ़ेगा ना इस तरह की राजनीति से। विकास की बात को कहाँ तक सोच मानते हैं? विकास तो देखिए भाई, ऐसा है ना कि मैंने इस देश का इतिहास पढ़ा है, बराबर है। जब ये देश में मोगलों का राज था ना, तब भी विकास, उन्होंने भी विकास किया था, ताजमहल बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया। फिर आए अंग्रेजों ने भी बहुत विकास किया है, लाल किला, संसद बना दिया, कई ऐसी जगह बना दी है। तो मोदी साहब का विकास भी उस तरह है, रिवर फ्रंट बनाया, मेट्रो लाए, ऐसा है बस। तो मगर विकास तो पहले से होता रहता है ना, आगे भी होता रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आवे, कांग्रेस की आएगी। ये तो आपने कहा ये सब तो घूमने फिरने की चीजें हैं। हाँ, लोगों के लिए क्या है? लोगों के लिए कोई नहीं। आपको क्या फायदा होगा? मुझे तो कुछ फायदा, ऊपर से मैं नुकसान में हूँ भाई इतने साल से, ऐसा है। इसलिए अब आपको ज्यादा समय इसलिए नहीं लगे क्योंकि हम तो कुछ और सोच के आए थे कि हमको ये लगा था कि हालांकि हमने कुछ उनके इंटरव्यूज देखे थे अशोक भाई के, तो गुस्सा हमको दिख रहा था उस इंटरव्यू में देखा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ एक आध दो चीज़ ऐसी शायद अशोक भाई के मन में होगी जो कुछ इस तरह की होगी कि उन तक भी कभी थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट पहुंचा होगा, या उन तक भी थोड़ा बहुत जो है वो जो ये फूल गुलाबी चित्र दिखाया जाता है उनकी कहीं झांकी उन तक भी पहुंची होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं भाई बंधु। और मेरे भाई, आज तक किसी ने आगे मुझे नहीं बोला कि तू आरक्षण का लाभ ले ले, या तुझे गवर्नमेंट की जो गरीब की पॉलिसी है उसका भी लाभ ले ले, ऐसा भी मुझे नहीं बोला है। मैं रोज कमाता हूँ ना, रोज खाता हूँ, बस। गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, चाहे वो मकान का हो, चाहे गरीबी के लिए हो, चाहे आरक्षित दलितों के लिए, वो किसी की चीज का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं भी एक स्वाभिमानी इंसान, कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं गया हूँ, ऐसा है। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 4G और 5G के बीच का डिफरेंस हमको समझा रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 2012-13 में तो आपको 1 GB कितने का पड़ता था और इस वक्त जो आपको 1 GB कितने का पड़ता है, उनके विकास का मापदंड कुछ इस तरह से। लेकिन ये सज्जन जो सुना आपने कि अकस्मात के कारण एक एक्सीडेंट या इंसिडेंटली जो है वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए। उनका ना कोई ऐसा रोल रहा, ना उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, बस सिर्फ एक पत्रकार ने पूछा फोटो खिंचवाने के लिए, उन्होंने फोटो खिंचवा दी। मन में उस स्थिति को लेकर जो आक्रोश था वो आक्रोश उनके चेहरे पे झलका, और देश और दुनिया के नामी अखबारों में, चैनलों में, मैगजीन्स में ये अशोक भाई, यही अशोक भाई एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन के रह गए। और कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ, ठीक है। जो आपने भी बोला ना, तो उसमें ऐसा है कि जब गुजरात के दंगों से पूरा देश, गुजरात
देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया था, जी, ठीक है। जी, जी। तो उस टाइम पे लोगों ने मोदी साहब को बहुत टॉर्चर किया था, दंगों के लिए जिम्मेदार माना गया, जी। और सरकारी मिशन को फेल कर, ऐसा सब आरोप उन पे लगे थे, बहुत आरोप लगे थे, ठीक है, देश विदेश में से। तब मोदी साहब ने उस टाइम क्या स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है, 5 करोड़ की जनता का गुस्सा आपको, और वो 5 करोड़ की जनता का गुस्सा आपको मेरी तस्वीरों में दिखता था, और इसीलिए तस्वीर ज्यादा वायरल हुई, ज्यादा फेमस हुई। लेकिन 5 करोड़ का पति कभी यहाँ बैठा है भाई, वो भी दुनिया को दिखाओ। हाँ, ये आज तो रहे, लेकिन देखिए ये दुख की बात है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। इन्होंने उस तस्वीर को लेकर जो है जीवन में हर चीज जो है हरारत खोई है, मिला कुछ नहीं है। तभी वो यहीं बैठते थे, यहीं से बैठ के जो है ये जूते चप्पल सब ठीक करते थे। आज भी उनका खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, आज भी उनका रहन बसेरा शायद यहीं आसपास कहीं होता है। खाना वो बाहर ही खा पा रहे, परिवार वो बसा नहीं पा रहे, और नरेंद्र भाई के हिंदुत्व को लेकर वो आज भी बड़े बेबाक होकर कहते हैं। बिल्कुल बगल में यहाँ मध्यस्थ चुनाव कार्यालय है बीजेपी का, तो आज वो क्योंकि उन्होंने कुछ लिया नहीं है तो बड़ा खुल के बोल पा रहे हैं। कुछ और भी कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस देश के गरीबों को, चाहे किसी भी धर्म का हो या समाज का हो, मुझे जो एहसास हुआ ना 2 साल से, ना सरकार मेरे साथ खड़ रही है, ना मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहे मुसीबत के टाइम पे। तो मैं सब देश की जनता को यही कहूँगा कि सरकार के भरोसे या समाज के भरोसे कभी बच्चे पैदा मत करना ही देश में, क्योंकि बुरे वक्त में ना समाज काम आती है ना सरकार काम आती है। अगर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की, खिलाने की और मकान की सब हैसियत हो ना, तो ही बच्चे पैदा करना। और मेरी जो इनकम है ना, उसमें ये सब अभी मुश्किल है, और इसके लिए मैंने शादी नहीं करी है, क्योंकि बुरे वक्त जब मेरा समाज मेरे साथ, मेरा सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी रही है, तो मेरे बच्चों के साथ तो कौन खड़ा रहेगा भाई, समझे ना, ऐसा है। ये है अशोक परमार जी, जो बोल रहे हैं, लेकिन बड़े आकस्मिक रूप से उनको बना दिया गया, और उसके बाद इस तरह से उन्होंने खुल के नरेंद्र भाई की राजनीति जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक की, और अब जो प्रधानमंत्री है तब भी उनके बारे में जो उनकी सोच है वो बताई। किस तरह से उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वो इसलिए नहीं पाए क्योंकि दलित समाज से, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे दुख, बहुत सारी पीड़ा, हम जब उनको बात की तो बड़ा खुल के उनको सुनने को मिली, समझने को मिली, यहाँ तक छू जाती है। ये जब आप देख रहे होंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप तक भी जो इनका जो अभी भी जो एक आक्रोश है उस व्यवस्था के खिलाफ, और वो जो एक पीड़ा है उनकी जो उनके साथ जब जो ठीक नहीं हुआ है, वो आज भी झलकती है। और हम ये आप तक इसलिए पहुँचा रहे क्योंकि ये पता चले कि जिनको पूरे दुनिया और देश में जो है उनको छाप दिया गया, हाथ में वो लोहे का सरिया पकड़ा हुआ है और यहाँ पे कपड़ा बांधा हुआ है, और तो वो नहीं है जो आप अब तक माना करते थे। ये अशोक परमार जी जो है, ये रियल अशोक परमार है, और जो उनकी पीड़ा और दुख और व्यथा आपने भी देखी है, बस इसके बारे में जरा सोचिएगा। दिमाग के जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उसको जरा खोल लीजिए, और जो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सुनिए कि ये जो धर्मांता है, इसको लेकर जो है जो जहर फैलाया जा रहा है, इससे बचने की कोशिश कीजिए भाई। आप जैसे वो कह रहे थे, मैं भी बहुत सहमत हूँ, अपना भला पहले देखिए, परिवार का भला कीजिए, कहाँ विकास अपना खुद का हो रहा है वो देखिए। धर्मांता के नाम पर जो है वो खिड़की और दरवाजे दिमाग से बंद करके मेहरबानी करके ऐसा कुछ काम न कीजिए जो अशोक भाई से गलती से हो गया, और उसका खामियाजा समझ लीजिए 2002 से 20 साल से हुकूमत है। और मुझे लगता है शायद कुछ और कहना चाहते हैं, हाँ, एक बार उससे बात कर लेते हैं। अभी हमारे देश में मोदी जी बीजेपी की ओर से और आरएसएस भारत को महासत्ता बनाने के सपने देखते हैं, विश्व गुरु बनाने के सपने देखते हैं, ठीक है। लेकिन भाई आपने जो रास्ता चुना है ना, वो रास्ते भारत कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत कभी महासत्ता नहीं बनेगा। अगर भारत को महासत्ता बनाना है, विश्व गुरु बनाते ना, तो संविधान के रास्ते चलो, संविधान के सिद्धांत से शासन करोगे ना, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। महात्मा का मंदिर बनाने से, सरदार का स्टैच्यू बनाने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा भाई। सरदार की समानता अपनाओ, महात्मा की मानवता अपनाओ, और संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर के सिद्धांतों को अपनाओ, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे देश का जो संविधान है ना, कोई एरो गोरो ने नहीं बनाया भाई, बड़े पढ़े लिखों ने बनाया है, और पूरी दुनिया के संविधानों में से थोड़ा थोड़ा लेके देश को संविधान दिया है। और उन्होंने वो टाइम पे बोलेगा कि अगर संविधान हमने अच्छा दिया है, लेकिन संविधान शासन करने वाले पूरे हो गए ना, तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। 2000 के दंगों में मोदी जी की जो नैतिक जिम्मेदारी थी ना, तो उसके लिए उनको माफी मांगना जरूरी था। अभी भी लगता है? हाँ,
और अभी भी मैं मानता हूँ कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल चुका है। और आज कई मुसलमानों को मिला केरला में, पंजाब में, यहाँ के लोकल मुसलमान सामाजिक मिला कि मोदी जी भले एक बार माफी मांग लेंगे ना तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी, हमारे जख्मों पे मलहम हो जाएगा। ऐसा चलिए, तो भाई लोग और जितनी भी बहनें भी देख रही हैं, ये अशोक परमार साहब थे और पूरी अब जब बात आपके सामने खुल के आ चुकी है तो अब मैं और ज़्यादा विस्तरण नहीं करूँगा। बस आप जो है 4 PM गुजरात देखते रहिए और हम आप तक जो है सच पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जिद जो है वो सच को लेकर है, सच बताने की है। बस आपकी सेवा में हमारे राजेश जी हैं कैमरे के पीछे, राजेश धाकड़ साहब, और मैं मयूर जानी आपकी सेवा में यहाँ से है। आगे और भी कार्यक्रम आपको इस तरह के जो है सच दिखाने वाले आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।